हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो पार्ट सेकंड में हम जो आपका चैप्टर 10 था क्लास 8th साइंस की बुक का हम कंटिन्यू करेंगे। हाउ द सेक्स ऑफ अ बेबी इज़ डिटरमाइंड, अ बॉय और अ गर्ल। आप ये कैसे पता करेंगे कि जो जाइगोट डेवलप किया है मदर के यूट्रस के अंदर, वो इम्प्लांटेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो है वो क्या है, वो बड़े होके वो डेवलप करने के बाद जब बेबी बनेगा तो क्या होगा, गर्ल होगा या बॉय। इसको हम कैसे पता करेंगे? इसको पता लगाने के लिए एक तरीका होता है, वो होता है क्रोमोसोम। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। ये हम क्रोमोसोम्स के बेसिस पे पता लगा सकते हैं कि जो जाइगोट है वो फीमेल होगा या मेल होगा। हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23। कितने क्रोमोसोम्स? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, पेयर का मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि इसके अंदर 44 प्लस XY, XY किस में होता है? 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं और 2 क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये वालों 44 को क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स, है ना। और ये जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं 44 प्लस XX, ये XY यहाँ पर हैं, इनको क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर 44 प्लस XY है तो ये क्या होगा? 44 प्लस XY है तो ये क्या होगा? ये मेल बनाएगा। मेल मेल मतलब जब भी कभी X और Y बनेगा तो वो क्या होगा? जब भी क्रोमोसोम्स के अंदर X और Y आएगा जाइगोट के अंदर तो क्या होगा? वो मेल होगा। और जब भी 44 प्लस XX होगा तो वो जाइगोट कैसा होगा? फीमेल होगा वो। ये बात समझ में आई कि हम क्रोमोसोम्स के बेसिस पे बता सकते हैं। अगर XY होगा तो वो जाइगोट बड़े होके क्या बनेगा? मेल बनेगा। मेल मतलब बॉय। और अगर XX होगा तो फीमेल बनेगा वो। The two chromosomes out of these are the sex chromosomes named X and Y. 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, X और Y, सेक्स क्रोमोसोम्स इनको कहा जाता है ना। The 2XX chromosomes, फीमेल हैज़ 2XX क्रोमोसोम्स। आ गई ना बात वही कि फीमेल्स के अंदर XX क्रोमोसोम्स होते हैं 2 और मेल्स के अंदर XY क्रोमोसोम्स होते हैं। इससे क्या पता लगता है? मेल्स आर डिफरेंट। बोलते हैं ना, बॉय तो मैं बॉय हूँ, यूनिक हूँ, लेकिन ऐसा कोई फंडा नहीं है। बस बॉय वो होता है जिसके पास क्या, एक X क्रोमोसोम्स होता है और एक Y क्रोमोसोम्स, है ना। Male has 1 X chromosomes and 1 Y chromosomes. The male gametes, egg and sperm have only one set of chromosomes. जो स्पर्म्स होते हैं, जो आपका स्पर्म है स्टूडेंट्स, जो आपका स्पर्म है, जो आपके मदर और फादर के फीमेल गैमेट से बना है फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होता है? उसमें होते हैं 22 ऑटोसोम्स प्लस मम्मी की तरफ से X आता है और फिर पापा की तरफ से मेल गैमेट्स में 22 प्लस या तो X आएगा या तो Y आएगा। अगर स्टूडेंट्स अगर X आ गया तो ये दोनों मिला के क्या बना देंगे? फीमेल, क्योंकि X मिल के जाइगोट क्या बनेगा? फीमेल। लेकिन पापा की तरफ से Y आ गया, सेक्स क्रोमोसोम्स में से क्या आ गया? तो आप ये समझें कि जो गैमेट्स होते हैं उनके अंदर 22 प्लस X, फीमेल का तो हमेशा 22 प्लस X ही रहेगा, लेकिन मेल का क्या रहेगा? 22 प्लस X या Y। अगर Y आ गया पापा की तरफ से मतलब फादर की तरफ से, तो ये चाइल्ड क्या बन जाएगा? मेल मतलब बॉय। आप समझ में आया? तो ये टोटल क्या होगा? टोटल
मम्मी पापा के दोनों कंबाइन होके 44 ऑटोसोम्स बनेंगे और एक्स और वाई हो जाएगा, तो ये जाइगोट या मेल बन जाएगा या बॉय बन जाएगा। अब ये चीज़ आपको समझ में आई कि ऐसा क्यों होता है। हैव ओनली द गैमीट्स हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज वन एक्स क्रोमोसोम्स, है ना। एग के पास हमेशा एक्स होता है, क्योंकि अगर देखें तो फीमेल्स के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर वो पहला एक्स देगी तब भी एक्स ही होगा और दूसरा एक्स देगी तब भी एक्स ही होगा। तो मतलब किसी भी कंडीशन में जब फीमेल गैमेट्स बनाती है तो उसमें से क्या बनता है, एक्स ही बनता है। तो आप ये कह सकते हो कि किसी के घर पे बेटा होगा या बेटी होगा, ये किसके स्पर्म्स पे डिपेंड करता है, फादर के स्पर्म्स पे, मदर की ओवा पे डिपेंड नहीं करता। वन काइंड हैज़ एक्स क्रोमोसोम्स, मेल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है और एक वाई क्रोमोसोम्स, और फीमेल्स के अंदर एक्स वाई। जब भी आप जो मदर है या फीमेल है जो गैमेट्स बनाएगी वो दो टाइप के नहीं बनाएगी, वो दोनों के दोनों गैमेट्स या सारे गैमेट्स में उसमें एक्स ही होगा। लेकिन ये फादर है जिसके 2 तरह के गैमेट्स होंगे, एक्स वाले और वाई वाले। अगर एक्स वाले फ्यूज़ हो जाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या बन जाएगी, एक्स एक्स से फीमेल, और अगर वाई वाले फ्यूज़ हो जाएंगे तो जाइगोट डेवलप करेगा बॉय के फॉर्म में। When a sperm containing X chromosome fertilize the egg, the zygote would have 2 X chromosomes and develop into a female child. If the sperm contribute, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं जनरली कि if 2 X chromosomes develop into a female, if the sperm contribute Y, the chromosome to the egg at the fertilization, the zygote would develop as a male child. यहाँ देखें, अगर एक्स एक्स कंबाइन होगा तो गर्ल बन जाएगी और एक्स वाई हो जाएगा उसकी जगह तो बॉय हो जाएगा। अब द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबोर्न बेबी, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं, फादर पे डिपेंड कर रही हैं कि बेबी कैसा होगा। द बिलीफ ऑफ मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स, हमारी सोसाइटी में बहुत से पहले आज भी क्या लोग इलिटरेट थे तो वो वीमेन को रिस्पॉन्सिबल बनाते थे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्या होता है, मेल्स को या बॉय को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इस वजह से बहुत से हस्बैंड अपनी वाइफ्स को मारा करते थे या उनको हार्म किया करते थे और उनको डाइवोर्स दे दिया करते थे कि उनके यहाँ बेटा नहीं हुआ इस वजह से। तो आप पढ़ने लिखने के बाद ये कह सकते हैं कि फादर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ अनबॉर्न बेबी के जेंडर के लिए। अब हम कंटिन्यू करते हैं हार्मोन अदर देन सेक्स हार्मोन। हम उन हार्मोन्स की बात करेंगे जो बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन के अलावा काम करते हैं। द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवेरी टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन। हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका ये जो पैलेट है, पैलेट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, आपकी जो जीभ है, मतलब आपकी जो टंग है, टंग के ऊपर का हार्ड सरफेस क्या है, पैलेट। पैलेट का जो सबसे पीछे का एरिया है उसके अपर पोर्शन पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सर के अंदर, क्रैनियम के बॉक्स के अंदर कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड एक कैविटी में प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स वो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, उस कैविटी का नाम होता है सेला टर्सिका। तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि आपका जो पैलेट है उसके ऊपर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड पीछे की तरफ प्रेजेंट है। वो हार्मोन सिक्रीट करता है। वो हार्मोन किस जगह जाके काम करते हैं, एक तो टेस्टिस पे जाके काम करते हैं, दूसरे ओवेरीज पे जाके काम करते हैं। और जब ओवेरीज और टेस्टिस में अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं तो वह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं और गैमेटोजेनेसिस स्टिमुलेट्स करते हैं, मतलब मेल के अंदर स्पर्म बनाएंगे और फीमेल्स के अंदर ओवम बनाएंगे। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड इज अटैच्ड टू द ब्रेन। अब 2 तरह के ग्लैंड होते हैं स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट किस पे गिराते हैं, मतलब ये वो लोग हैं ये जो गोली चलाते हैं ना तो डायरेक्ट टारगेट पे, मतलब ये वो ग्लैंड हैं जो अपना सिक्रीशन उसी चीज़ पे रिलीज़ करते हैं जिन पे इनको काम करना है। समझ में आया?
जो इनका टारगेट है उसी पे गोली ये चलाते हैं, ये चोरी छुप के काम नहीं करते। मतलब जैसे आप देखें, आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, आपके स्टोमक के अंदर जो ग्लैंड है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो डायरेक्ट का डायरेक्ट एसिड किस पे सिक्रीट करते हैं? फुट के ऊपर। तो वो भी एक तरह के क्या हुए? एक्सोक्राइन ग्लैंड हुए। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं स्टूडेंट जो डायरेक्ट सिक्रीशन रिलीज करते हैं सब्सटेंस के ऊपर। मैं थोड़ा आपको मिस कंफ्यूज कर दिया यहाँ पर, थोड़ा टर्म्स ऊपर नीचे हो गई। तो एक्सोक्राइन वो ग्लैंड होते हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट रिलीज करते हैं, मतलब टारगेट पे हिट करते हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड ये होते हैं, ये चोरी छुप के काम करते हैं। मतलब जैसे कि किसी भी जगह जाकर इन्होंने अपना बॉम्ब बनाया या अपना टारगेट या अपना कोई एक मॉलिक्यूल्स या हार्मोन रिलीज़ किया। अब हार्मोन को किस में छोड़ दिया? चाहे वो लिम्फ के अंदर छोड़ दिया, चाहे ब्लड के अंदर छोड़ दिया। क्या करते हैं टेररिस्ट लोग? छोटे से एक डिवाइस को लगा देते हैं और वो और कहीं बस में और जगह जाता है और दूसरी जगह ब्लास्ट हो जाता है। वैसे ही चोरी छुप के कौन काम करते हैं? ये पिट्यूटरी ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड तो एग्जाम्पल है एंडोक्राइन ग्लैंड का। एंडोक्राइन वो ग्लैंड होते हैं जो अपना डायरेक्ट काम नहीं करते। डायरेक्ट काम कैसे नहीं करते? ये अपने सिक्रीशन को, अपने हार्मोन को कहाँ रिलीज़ कर देते हैं? या तो लिम्फ में रिलीज़ करते हैं या ब्लड में रिलीज़ करते हैं। ब्लड में रिलीज़ कर देते हैं और ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। जैसे कि आपका एड्रेनल ग्लैंड है जो आपके किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। जब वो एड्रेनलिन रिलीज़ करता है तो ब्लड में रिलीज़ करता है स्टूडेंट्स, और ये एड्रेनलिन ब्लड के थ्रू होती हुई जाके कहाँ काम करती है? कहाँ काम करती है स्टूडेंट? हार्ट के ऊपर। और हार्ट बीट तेज़ करती है और आपको दौड़ने में मदद करती है। जब आपके पीछे कुत्ता पड़ता है अचानक से, इतनी सारी एनर्जी आती है। तो ये किसका कमाल होता है? एक तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड का, जिसको हम क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन ग्लैंड। हाँ चलते हैं, देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया आपके पैलेट के ऊपर। फिर आता है कि आपका वॉइस बॉक्स होता है ना, वॉइस बॉक्स समझते हैं, जिससे आपकी वॉइस प्रोड्यूस होती है, या एडम्स एप्पल। इसके आसपास एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड। इसका काम इम्यूनिटी में होता है, मतलब ये आपको बहुत से डिसीजेस से बचने में मदद करेगा। फिर एग्जांपल के में देखें आप, ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पैलेट के ऊपर है ना। फिर हो गया ये वो एडम्स एप्पल के आसपास या थ्रोट में या साउंड बॉक्स के आसपास। तो ये क्या हो गया? थायराइड ग्लैंड। ये किस में? इम्यूनिटी में हेल्प करता है, डिसीजेस को, मतलब मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स टाइप की सेल्स होती हैं जो बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में इंटर करें हैं उनको खाने में या उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं। तो ये टी और बी लिम्फोसाइट स्टूडेंट्स यहाँ बनते हैं। तो हम ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ इतना ध्यान रखना है कि ये इम्यूनिटी में काम आता है और इससे रिलेटेड डिसीजेस भी हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं एड्रेनल ग्लैंड पे। अब देखें यहाँ पर एक ग्लैंड है किडनी के ऊपर, ये दिख रहा है। ये एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन रिलीज़ करता है। जब आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है तो क्या होता है? ये हार्मोन रिलीज़ होता है। ये हार्मोन जाके हार्ट पे काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्ट की पंपिंग तेज़ होती है, जिसकी वजह से मसल्स में ब्लड जाता है और मसल्स जल्दी जल्दी काम करती हैं और आपके अंदर से अचानक, और लीवर पे काम करता है ये हार्मोन लीवर पे भी काम करता है, जिससे स्टोर एनर्जी रिलीज़ होती है और आप रॉकेट की तरह भगना शुरू हो जाते हैं। फिर आता है पेनक्रिया। पेनक्रिया एक ऐसा ग्लैंड है जो क्या है? एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। अच्छा, ये दोनों काम कैसे कर लेते हैं? इसके एक्सोक्राइन वाला काम ये देखें, आप जब डाइजेशन पढ़ेंगे तो एक्सोक्राइन में ये बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करता है जो खाने को हमारे डाइजेस्ट करते हैं, या प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, या पॉलीपेप्टाइड चेन को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन हम इसका एक्सोक्राइन पोर्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ना है? इसका एंडोक्राइन पार्ट पढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन पार्ट्स में आपने सुना होगा कि ये कौन सा हार्मोन बनाता है? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन का स्टूडेंट्स क्या काम होता है? ये ब्लड के अंदर जो शुगर है, उस ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसकी चेन बनाता है। ग्लूकोज को ऐड करते 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 एक बहुत लंबी ग्लाइकोजन की चेन बनाता है और उसको कहाँ ले जाके स्टोर कर देता है? लीवर में। कहाँ? लीवर में। तो ब्लड के अंदर से ग्लूकोज उठाकर लीवर के अंदर ग्लाइकोजन बना के रखने वाले हार्मोन का नाम क्या है?
इंसुलिन, है ना। आपने सुना होगा कि इनको डायबिटिक पेशेंट हैं आपकी फैमिली में, इनको शुगर है, तो उनके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट, ये पेनक्रियास का जो वो कौन सा हार्मोन इंसुलिन हार्मोन प्रॉपरली रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक हार्मोन दैट इज इंसुलिन में लीड टू डायबिटीज। चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम चलते हैं द पोजीशन ऑफ ओवरी। ये पोजीशन एक तरह से, ये देखें ओवरीज है और टेस्टिस हैं, तो इस बात को समझना है हमें कि ओवरीज और टेस्टिस का क्या रोल्स है अलग अलग। फिर चलते हैं हम, हाँ, एक ये इंटरेस्टिंग केस दिया है यहाँ पर, एक गॉइटर डिसीज़ होता है जिसमें क्या होता है, आपकी जो नेक है वो स्वेल अप हो जाती है। ये थायराइड ग्लैंड का डिसीज़ है और इसमें क्या होता है, इसमें द थायराइड ग्लैंड नॉट प्रोड्यूसिंग हार्मोन थायरॉक्सिन। जब आपके फूड में आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन नहीं मिल पाता, तो आपकी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन नहीं बनाता, जिसकी वजह से कौन सा डिजीज़ हो जाता है, गॉइटर। हाँ, आ गई ना बात। अब देखते हैं हम, their aunt told them their uncle was suffering from diabetes. Their pancreas was not producing a hormone insulin sufficient in quantities. अब क्या हुआ, डायबिटिक पेशेंट के अंदर कौन सा हार्मोन प्रॉपरली नहीं बनता, इंसुलिन। भूजो एंड पहेली then asked their aunt about the adrenal gland which are shown in the chart. Oh, they maintain the correct salt balance in the blood. क्या बताया उन्होंने कि एडर्नल ग्लैंड का एक तो काम क्या होता है, नॉर्मल काम, कि वो सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करता है ब्लड के अंदर। क्या काम होता है, दे मेंटेन द सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। और एडर्नल ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन एड्रेलिन दैट हेल्प टू एडजस्ट द स्ट्रेस व्हेन वन इज एंग्री और एम्बेरेस्ड। आप परेशान हो या एक कोई एनी इमरजेंसी में आ गए हो, तो ये काम क्या करेगा, एड्रेनल ग्लैंड एड्रेलिन रिलीज करेगा, आपके स्ट्रेस को कम करेगा, आपकी वरी को डिक्रीज करेगा, ये सारे काम करता है। लेकिन आपने मोस्ट प्रोबेबल एग्जांपल बचपन से पढ़ा होगा कि आपके अचानक से बॉडी में एनर्जी आ जाती है जब कुत्ता पीछे पड़ता है, तो आप वरी में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तब ये हार्मोन रिलीज़ होता है और ये बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है। इसका मेन काम तो क्या है, सॉल्ट बैलेंस कंट्रोल करना ब्लड का, ये ध्यान में रखना है। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखें कि इसके जो अल्टरनेटिव वर्क है, एडजस्ट टू द स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, एम्बेरेस्ड और वरीड। थायराइड एंड एडर्नल secrete their hormone when they receive order from the pituitary gland. अब समझ में आया, जैसे आपके स्कूल्स में सारी टीचर्स किसके अंडर में होती हैं, प्रिंसिपल के अंडर में, वैसे ही थायराइड और एडर्नल ग्लैंड किसके गाइडेंस पे काम करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के गाइडेंस पे। द पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रीट्स अ ग्रोथ हार्मोन विच इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। और पिट्यूटरी ग्लैंड और क्या काम करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट। हम बात करेंगे कि हार्मोन कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमने देखा अभी तो इंसानों के ही अंदर हार्मोन कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब हम इंसेक्ट ऑफ फ्रॉग के अंदर चलते हैं। द कैटरपिलर हैव टू पास थ्रू अ वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन अडल्ट। अब जब कैटरपिलर को वेरियस स्टेजेस से पास होना पड़ेगा अडल्ट बनने के लिए, तो उसको कुछ तो ऐसा चाहिए होगा कि जो सारी स्टेजेस में काम आ जाए, है ना, सारी स्टेजेस में काम आ जाए। अब देखते हैं हम आखिर क्या हो रहा है। दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू द अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं कि ये जो चेंज है जिसमें लार्वा से एक चीज़, एक कोई भी इंसेक्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म अडल्ट में बनता है, उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस कराने के लिए हमें बहुत सारे इंसेक्ट हार्मोन की ज़रूरत होती है। मतलब हार्मोन नहीं तो मेटामॉर्फोसिस नहीं। बहुत कॉमन एग्जांपल है, इन अ फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन। अगर हम देखें कि
जो मेटामॉर्फोसिस है फ्रॉग के टेडपोल के अंदर, वो कौन से हार्मोन से होता है? थायरॉक्सिन के हार्मोन से। ये थायरॉक्सिन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स? हमने अभी पढ़ा है, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन कब बनता है? थायरॉक्सिन हार्मोन जब ही बनाएगा अब तक का थायराइड ग्लैंड, जब टेडपोल को पानी में क्या मिले? आयोडीन। मतलब आयोडीन को लेके थायराइड ग्लैंड क्या बनाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। मतलब प्राइमरी ज़रूरी क्या है कि पानी के अंदर आयोडीन होना ज़रूरी है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। जब थायरॉक्सिन नहीं मिलेगा, सफिशिएंट आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। और अगर आपके पानी में आयोडीन नहीं हुआ तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन नहीं बनाएगा और टेडपोल बेचारा टेडपोल ही रह जाएगा। मतलब ये सुने, आपके पास एक जार के अंदर पानी है और उसमें आप टेडपोल को रख रहे हो, है ना, और उस पानी के अंदर से सारा का सारा आयोडीन आप ख़त्म कर दें, या ऐसे पानी में टेडपोल को रखें जिसमें आयोडीन ना हो, तो 10 साल भी रखेंगे तो वो टेडपोल ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा। अब समझ में आया कि मेटामॉर्फोसिस के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? इंसेक्ट के अंदर जनरली फ्रॉग के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें भी क्या लगते हैं? हार्मोन्स लगते हैं। आप हार्मोन्स के इम्पोर्टेंस को यहाँ से पता लगा सकते हैं स्टूडेंट्स कि हार्मोन्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस में एक हार्मोन चाहिए कराने के लिए फ्रॉग टेडपोल के मेटामॉर्फोसिस में, थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन किससे बनता है? थायरॉक्सिन बनता है आयोडीन से। अगर वाटर में आयोडीन नहीं होगा तो टेडपोल फ्रॉग नहीं बन पाएगा, है ना। कितना इंटरेस्टिंग बात है कि किसी टेडपोल को टेडपोल ही रहने देना है तो उस पानी में से क्या कर दो? क्या गायब कर दो? आयोडीन। क्या आपके नमक में आयोडीन है? ऐसा भी पूछते ना लोग एड्स में। द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, द फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज इंडिविजुअल हेल्थ। Physical and mental well-being of individual is regarded as health. To keep the body healthy, every human being has need to have a balanced diet. आपको चुस्त, तंदुरुस्त, शानदार, मज़ेदार, ज़बरदस्त बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बैलेंस डाइट लेना पड़ेगी, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा और फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगी। पर्सनल हाइजीन मतलब साफ़ सफाई कैसी? 15 दिन तक अपन नहाएंगे नहीं, है ना। 100-200 दिन में एक बार एक्सरसाइज करेंगे। खाने में अपन पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे, अपनी अच्छी सी हेल्थ बन जाएगी। इतनी अच्छी हेल्थ बन जाएगी कि कभी ना कभी तो अपन डॉक्टर के पास पहुंचेंगे और अच्छे से एडमिट हो जाएंगे। और फिर अगर डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो फिर काम ख़त्म। तो हमें क्या चाहिए? अच्छी हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, पालक की सब्ज़ी खाना पड़ेगी, भले ही बुरी लगे, है ना। तो क्योंकि पालक जो होती है स्पेनिच इज रिच इन आयरन सोर्स, जो आयरन सोर्स के लिए रिच होती है तो वो ज़्यादा ब्लड बनाती है। तो ये समझ लें, जो चीज़ें आपको बुरी लगती हैं कहीं ना कहीं वो अच्छी होती हैं। जैसे टीचर की पिटाई भी बुरी लगती है लेकिन वो आपके लिए अच्छी है, जो आपको इम्प्रूव करने में मदद कर रही है। हाँ, इनको देख के लग रहा होगा आपको भी एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन कौन करे एक्सरसाइज? अपन तो गेम्स के पीरियड में खेलने का इंतज़ार करते हैं। जल्दी से एक्सरसाइज हम डेली रूटीन में नहीं करते। हम तो आजकल एक चीज़ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो है हमारा गेम्स। उस पे हम सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब हाइजीन हो, फ्रेश पॉजिटिव थिंकिंग हो, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए, है ना। आपके पास बॉडी है, हेल्थ है, सब कुछ है, और आप क्या सोचते हो? आपकी सोच क्या है? इतनी बेकार है, इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। हर टाइम पे आप क्या सोचते हो? नेगेटिव। तो आपकी ऐसी हेल्थ का कोई फ़ायदा नहीं है। आप मेंटली क्या हो? बीमार हो। न्यूट्रिशन नीड ऑफ अडल्सेंस की एज में और क्या ज़रूरतें होती हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो पहले बैलेंस डाइट होती है, पर्सनल हाइजीन होती है और एक्सरसाइज होती है। लेकिन उसके साथ स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। बैलेंस डाइट क्या हो सकती है? हाँ, बैलेंस डाइट में हमने बचपन में एक ट्रायंगल पढ़ा था
कि इतना फूड इतना खाना है, इतना ऐसा खाना है, वो ट्रायंगल व्रायंगल सब याद रखते हैं, लेकिन हमें बैलेंस डाइट से हमारे दिमाग में क्या आता है ना? आपकी डाइट के अंदर क्या होना चाहिए? पहली बात ये समझ लें, आपकी डाइट के अंदर क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए, और क्या आना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? फैट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? विटामिन। ये सारे रिक्वेसाइट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, मतलब जितनी जितनी इनकी बॉडी को नीड होती है उस हिसाब से। ऐसा नहीं है कि 1 किलो फैट खा लिया, प्रोटीन छोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिया, विटामिन छोड़ दिया। जितनी जिसकी जो ज़रूरत है रेशियो के हिसाब से। हमने मैथ्स में क्वेश्चन करे ना 1:2:3:3 ऐसा, है ना? फैट का रेशियो कम होगा, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो ज़्यादा होगा, और विटामिन का रेशियो तो फैट से भी कम होगा। आवर इंडियन मील्स ऑफ रोटी, राइस, दाल, पल्स एंड वेजिटेबल इज बैलेंस डाइट मील। हमारा जो भारतीय खाना है जिसमें हम दाल रोटी या दाल चावल या वेजिटेबल खाते हैं, एक तरह की क्या है? बैलेंस डाइट है। मिल्क इज इटसेल्फ अ बैलेंस डाइट। जो दूध पी रहा है वो भी क्या? एक तरह से बैलेंस डाइट एक्वायर कर रहा है। फ्रूट ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, है ना? आप जब प्रोजेक्ट असाइनमेंट बनाते हैं तो उसको और ब्यूटीफाई करने के लिए क्रेयॉन्स या पेंसिल कलर्स या स्केच कलर्स का यूज़ करते हैं। वैसे ही आपकी हेल्थ में 4 चांद लगाना है तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करें? फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। और बच्चों के लिए मदर्स का मिल्क। ये रहा मीट, वेजिटेबल, एग्स, इनके फ़ोटो इससे अच्छे दिख सकते हैं। वैसे आप एनसीईआरटी के फ़ोटोज़ या पिक्चर्स देखेंगे तो आपका तो इस मीट पे और मिल्क पे से भी भरोसा उड़ जाएगा ना। कुछ इंटरेस्टिंग फ़ोटो देखेंगे तो आपको खाने का भी मन करेगा, है ना? कई बार आपने देखा होगा कि जो मास्टर शेफ्स इन चीज़ों में वो दाल चावल भी बनाते हैं ना, फूड फैक्ट्रीज टाइप की चीज़ें जो जहाँ पर खाना बनाते हैं, वो इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कि उनकी खिचड़ी भी कैसी लगती है? बड़ी रॉयल लगती है। तो जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जिस तरीके से अच्छे से दिख रहा अच्छा होगा और टेस्ट में भी अच्छा होगा, तो आप चीज़ें खाने लगेंगे। भले ही वो क्या हो, भिंडी की सब्जी हो, गिलकी की हो, मतलब भिंडी मतलब लेडी फिंगर, है ना? कोकुम्बर, कॉलीफ्लावर, स्पिनिच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आयरन बिल्ड ब्लड। आयरन से क्या बनता है? ब्लड बनता है। तो हमें लीफी वेजिटेबल, वो चीज़ें जिनके अंदर क्या हो? पत्तियाँ हो, लीफी वेजिटेबल खाना चाहिए। जैगरी मतलब हमें जैगरी मतलब गुड़, मीट, है ना? सिट्रस, आंवला, ये एडल्सेंस के लिए अच्छा होता है ना? चिप्स एंड पैक्ड ऑफ द टिन स्नैक्स टू वेरी लिटिल टेस्टी बट नेवर रिप्लेस। हाँ, ये एक थोड़ी सी गाइडलाइन है आपके लिए। आप ये सोच रहे हैं कि एक छोटा सा पैकेट आपने ले लिया, आपने चिप्स का ले लिया, आपने कुरकुरे का ले लिया, आप ये सोच रहे हैं कि आप ये खा लेंगे तो ये एक बैलेंस डाइट होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी दाल रोटी, दाल चावल और दाल सब्जी को रिप्लेस करके ये चिप्स का पैकेट आपको कोई भी एनर्जी नहीं देगा जो आपकी बॉडी को ज़रूरत होगी। और फिर आपके दोस्त आपसे ऐसे कहने लगेंगे, तुम्हें क्या हो रहा है, उजड़े चमन हो रहा हो, ना तुम्हारे खाने का पता है, ना तुम्हारी हेल्थ है, ना तो देखो जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि जैसा आप खाओगे वैसे ही आपका मन होगा, आपका माइंड वैसे ही काम करेगा। जब आपकी बॉडी फिजिकली फिट नहीं होगी तो आपका माइंड भी प्रॉपर काम नहीं करेगा। पर्सनल हाइजीन, बात एटलीस्ट वंस अ डे, हमें दिन में एक बार नहाना है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ, क्या करते हैं हम, हमारे टीनेजर्स के अंदर क्या होता है? स्वेट ज़्यादा आता है, पसीना ज़्यादा होता है, जिससे हमारी बॉडी स्मेल प्रोड्यूस करती है। ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी मस्ट बी क्लीन एवरी डे। आपके बॉडी के पार्ट्स जनरली क्लीन होना चाहिए, जिससे आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचते हैं। और जनरली क्लीनिनेस का ज़्यादा ध्यान उनको भी करना चाहिए जो फीमेल्स है, क्योंकि उनके अंदर मेंस्ट्रुएशंस का पीरियड्स आता है, जो वो एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हाइजीनिक पीरियड्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयर इसकी करना पड़ती है। अब चलते हैं फिज़िकल एक्सरसाइज पे। हाँ, फिज़िकल एक्सरसाइज एरोबिक्स टाइप की एक्सरसाइज जो होती हैं, वॉकिंग, प्लेइंग
इन अ फ्रेश एयर, कीपिंग बॉडी फिट एंड हेल्थी, ये सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। हाँ, कुछ मिथ्स हैं, मिथ्स मतलब फालतू की बोलते हैं ना, उड़ा रहे हैं लोग, बेवकूफ़ बना रहे हैं। अ गर्ल बिकम्स अ प्रेग्नेंट इफ लुक्स अ बॉय ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुएशन, इसको बोलते हैं महा बकवास, है ना। बोलते हैं कि तुम बोलो हम लपेट रहे हैं। द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ये भी क्या है, आप बोलिए हम लपेट रहे हैं। बोलते हैं ना कि ये तो इतनी लंबी फेंकता है कि जिसकी कोई बात नहीं है। गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मिथ हैं। मिथ का ये समझ लें कि ऐसी चीज़ें जो है ना, जो सोसाइटी में एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, है ना, जिसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो आप खड़े हैं, नहीं कुछ बुरा होगा, ऐसा साइंटिफिकली प्रूफ है क्या कि बिल्ली रास्ता काट गई तो बुरा ही होगा? ऐसा नहीं है। अब क्या है, आपकी हेल्थ बन गई, आपने एक्सरसाइज कर ली, आप डेवलप हो, आपका माइंड, मेंटल, इंटेलेक्ट सब कुछ डेवलप हुआ है, मतलब आप बिल्कुल हैंडसम बन गए, शाहरुख खान। आपने सारी बैलेंस डाइट कर ली, है ना, बैलेंस डाइट हो गई, पर्सनल हाइजीन हो गए, आपने बाल में जेल लगा ली, आपने बाल बिल्कुल सही कटवाएं और फिर उसके बाद अच्छे कपड़े पहन लिए, आपकी बॉडी हेल्थ सब सही है। लेकिन हेल्थ, बॉडी, वेल्थ, माइंड, इंटेलेक्ट सब काम जब करेगा जब क्या करो, आप इन चीज़ों से भी दूर रहो। से नो टू ड्रग्स। एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ मच ऑफ द एक्टिविटीज़ इन द बॉडी एंड द माइंड विच इज़ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। बहुत सारी बॉडी में चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस के अंदर, जिसकी वजह से जो यंग है, जो इस फेज से, एडोलेसेंस के फेज में से टीनेजर पास कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत सा कन्फ्यूजन आता है, बहुत सी, है ना, इनसिक्योरिटी होती है, बहुत जल्दी वो किसी पे भरोसा कर लेते हैं या किसी पे भरोसा नहीं करते। इस टाइम पे उनको क्या हो सकती है, बुरी संगत की वजह से ड्रग्स की आदत लग सकती है। क्या हो सकते हैं, वो बुरे एटमॉस्फेयर्स में जाके, रॉन्ग सर्कल्स में जाके, रॉन्ग सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे उनको HIV एड्स का खतरा है। इंजेक्टिंग ड्रग्स या ड्रग्स लेने में सिरिंज का इस्तेमाल करने से कम्युनिकेबल और हार्मफुल नॉन क्यूरेबल डिसीज़ेस भी हो सकते हैं, जैसे HIV का इन्फेक्शंस हुआ, है ना। ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं, और HIV तो क्या होता है, इन्फेक्टेड मदर से फीटस को भी आ जाता है, मतलब माँ को होगा तो बच्चे को भी HIV हो जाएगा। तो ये सारी स्टेज हैं, सिगरेट्स हुआ, अल्कोहल्स हुआ, है ना, ये सारी चीज़ें, सारे रास्ते दूसरी तरफ जाते हैं। यह ब्लैक लेबल है ना, इसको देख के आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आपको आपके गोल्स की तरफ से बहुत दूर ले जाएगा। एक छोटा पैक बड़ी तबाही कॉज करता है, छोटा पैक बड़ी तबाही लाता है। आपका बहुत सा टाइम, आपकी एनर्जी, आपका मोटिव, आपके लाइफ के प्रिंसिपल सारे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे और सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर आप इन चीज़ों में लग गए। सिगार है ना, सिगरेट है, हुक्का है, हुक्का से कुछ नहीं होता, हुक्का में टबैको नहीं होता। बहुत से लोग आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे हुक्का में टबैको नहीं होता, लेकिन क्या नहीं, ना उसमें नशा होता है ना नशा नहीं। आपको नशा नहीं आता इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर नशा नहीं है ना। आप तो हो सकता है आप इस्तेमाल कर करके एक चीज़ को इतने बेगैरत हो गए हो कि आपको उस चीज़ का असर बिल्कुल नहीं पड़ रहा हो, लेकिन हुक्के के अंदर कभी आप फ्लेवर्स जो आते हैं उसको टर्न करके पीछे देखें तो उसमें लिखा रहता है कि स्मोकिंग कॉजेस कैंसर and tobacco and its derivative are harmful for health and causes cancer। समझ में आया कि जो फ्लेवर्स है उनके अंदर भी क्या होता है, टोबैको होता है, और वो टोबैको हुक्कास में यूज़ होता है, सिगार्स के अंदर। ये सब क्या है, लंग कैंसर का रीज़न बन सकते हैं। तो आपने अगर हेल्थ बना ली है तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट काम है कि उस हेल्थ को बचाना भी है। किन चीज़ों से, इन एडिक्टिव चीज़ों से और जो डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। थैंक यू, गुड बाय, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।